हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये 11th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन टॉपिक का ही एक सब टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। अगर आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी में देखेंगे तो काफी शॉर्ट में एक पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना है तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन से लेके किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए रिएक्टेंट that is completely consumed first in a chemical reaction। मतलब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लीजिए, जैसे N2 प्लस O2 गिव्स NO2। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें N2 और O2 जो हैं वो इनिशियल सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और रिएक्टेंट में केमिकल चेंज होने से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया NO2। पहली बात यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो रिएक्टेंट होगा, यानी कि इस रिएक्शन में N2 या O2 में से कोई एक रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, कौन सा होगा? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा सबसे पहले। मतलब अगर आपने इनकी कुछ क्वांटिटीज ली और क्वांटिटीज में से सबसे पहले नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से जो पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, फिनिश हो गया, उसी रिएक्टेंट को हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। अब इसको हम कैसे समझें? इसको ऐसे समझिएगा, जैसे अगर इस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का बनने का रेशो हम पता करते हैं तो वो हम स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से करते हैं। जैसे इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के 1 मोल, नाइट्रोजन के कितने मोल? 1 मोल जब ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्शन करेंगे तो NO2 के 2 मोल्स फॉर्म होंगे। अगर इस रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशो में लिया जाता है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये रेशो कुछ अलग लिया जाता है तो इनमें से कोई एक पहला कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि पहले कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस अमाउंट में बच जाएगा। तो जो सबसे पहले कंप्लीटली फिनिश हो गया है, कंज्यूम हो गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने इसी रिएक्शन का एक एग्जांपल लिया कि इसके मैंने 2 मोल्स, नाइट्रोजन के मैंने 2 मोल्स और ऑक्सीजन के मैंने 3 मोल्स एक कंटेनर में ले लिए। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री तो वो जो है वो फिक्स ही रहेगी। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 मोल NO2 फॉर्म करेंगे, ये तो फिक्स ही रहेगी। अब आप इसको देखिए, समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल्स जो हैं उनसे अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि कितने मोल NO2 के बनेंगे, तो वो कैसे करूँगा? मैं जैसे इस स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से करूँगा कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल NO2 बनता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल NO2, और मेरे पास कितने हैं? 2 मोल N2 हैं, तो 2 मोल N2 विल प्रोड्यूस 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 कैसे लिखा? ये नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड आप जानते ही हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम? एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 मोल्स NO2 बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू 2 मोल N2। तो हमने N2 के हिसाब से देखे तो यहाँ पे कितने मोल्स N2 बनने चाहिए? 4 मोल। मैंने कहा कि 4 मोल बन गए। अच्छा, मैं अगर O2 के हिसाब से बात करूं तो O2 में के हिसाब से कैसे बात करेंगे? 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल NO2, तो 3 मोल से कितने प्रोड्यूस होंगे? ऑब्वियसली 2 से 2 हो रहे हैं तो 3 से 3 मोल होंगे। यूनिटी मेथड के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख लो, जैसे 2 मोल O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल NO2, तो 3 मोल प्रोड्यूसेस 2, ये वाला 2 यहां पे लिखेंगे, फिर ये वाला जो 2 है इसको यहां पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मोल NO2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे अब बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हमने यहां पे 4 मोल अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो NO2 के मोल्स आते हैं 4 मोल, और अगर 3 मोल O2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो NO2 के मोल आते हैं 3 मोल। तो एक्चुअल में कितने मोल बनेंगे? 4 मोल बनेंगे NO2, यहां पे 4 मोल NO2 बन रहा है, या फिर
3 मोल NO2 बनेगा। कितने मोल NO2 यहाँ पे इस कंटेनर में बनेंगे, इतने अमाउंट को मिक्स जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। समझिए कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। मैं इसको दोबारा आऊंगा इसके ऊपर। उससे पहले एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। हम एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए जिसमें बाइक के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सेस अमाउंट में हैं, लेकिन दो चीजें जो हैं वो हमने फिक्स क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में है। कितनी है कि बाइक के जो टायर हैं, ये वाले जो टायर हैं, ये टोटल टायर कितने हैं, 20 हैं। यहाँ पे एक बाइक में 2 टायर लगते हैं, एक टायर ये एक टायर ये। और इंजन जो लगता है बाइक के अंदर वो कितना है उस यूनिट में, 20 है। ठीक है, अब हमें पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे इतने तो हमारे पास इस यूनिट में अवेलेबिलिटी है, तो आप कितनी बाइक्स बना सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक बाइक बनाने के लिए कितने कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और रिमेनिंग कंपोनेंट तो हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन ये इंजन और ये टायर्स की क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, कम है अमाउंट में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई एक इंजन चाहिए एक बाइक को बनाने के लिए, और टायर कितने चाहिए, 2 टायर चाहिए एक बाइक को बनाने के लिए। मतलब एक इंजन और 2 टायर जब आपस में कंबाइन कर दें तो एक बाइक हमारे पास कंप्लीटली बन जाएगी। रिमेनिंग पार्ट आप इसमें लगा देंगे, वो तो एक्सेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करें कि अगर हम सिर्फ इंजन्स को देखें कि भाई हमारे पास 20 इंजन्स हैं। अब 20 इंजन्स को जब हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक इंजन से एक बाइक बन जाती है, तो 20 इंजन से कितनी बाइक बन जाएंगी। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 20 बाइक्स बन जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप टायर की तरफ गए तो टायर आपके पास मिले 30। अब एक बाइक में 2 टायर्स लगते हैं, तो 30 टायर से कितनी बाइक्स बन सकती हैं, आप कहेंगे 15 बाइक्स। वेरी गुड। तो अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास अगर दोनों चीजों को कंबाइंडली करके देखोगे तो हम क्या कहेंगे, 20 बाइक्स बनेंगी इन 20 इंजन और 30 टायर से, या 15 बाइक कंप्लीटली बन जाएंगी। आप कहेंगे 15 बाइक कंप्लीटली बन जाएंगी। 20 बाइक बनाने के लिए तो कितने टायर चाहिए होते, यहां 30 नहीं 40 टायर्स की रिक्वायरमेंट होती फिर तो हमें, जबकि यहां पे तो कितने 30 टायर्स। तो इस केस में टायर्स जो हैं वो क्या हो गए, लिमिटेड कंपोनेंट हो गए, लिमिटेड अमाउंट में हो गए, पहले खत्म हो गए, पहले कंज्यूम हो गए। इसका मतलब क्या है, 15 बाइक बनाने के लिए जो 30 टायर हैं वो 30 के 30 टायर कंज्यूम हो जाएंगे, कोई भी टायर यहां पे नहीं बचेगा। लेकिन यहां पे 15 बाइक बनाने के लिए 20 इंजन में से सिर्फ 15 इंजन यूज होंगे और 5 इंजन जो हैं वो एज सच बने रहेंगे। इसका मतलब इंजन जो हैं वो यहां एक्सेस कंपोनेंट है, एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन टायर सबसे पहले कंज्यूम हो गए, इसीलिए इसको हम लिमिटेड कंपोनेंट, और अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पे ये मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल या बाइक वाला एग्जांपल तो हमें इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन हम यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें कैसे पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगे। उन स्टेप्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस कब और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से ही ये सॉल्व होगा या स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले समझते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि टायर जो है वो लिमिटिंग कंपोनेंट है। चलिए, उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है या जो भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। मतलब उस केमिकल रिएक्शन की आपको बैलेंसिंग करनी होगी सबसे पहले। फर्स्ट थिंग, बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात की। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। बात करेंगे फिर इसी में, फिर क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हमें रिएक्टेंट्स की दे रखी हैं उन सभी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख ली, उनके नीचे रिएक्टेंट्स लिखे, और रिएक्टेंट्स के जो भी वैल्यू दे रखी है, जो भी वैल्यू से मतलब अगर उनके मास दे रखे हैं या उनकी वॉल्यूम दे रखा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से, मोल के जो फॉर्मूलाज हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे भाई, इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे रिएक्टेंट्स के मोल कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप से रिएक्टेंट के मोल आए हैं, गिवन मोल जो हैं,
उनको लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। बैलेंसिंग करके जो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग की, तो जो भी रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनको डिवाइड करेंगे और यहां पे एक रेशियो हमारे पास आ जाएगा। अब ये रेशियो जिस भी रिएक्टेंट के लिए, जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वाला जो रेशियो है वो मिनिमम आ गया। कैसा आ गया? मिनिमम जिसके लिए भी आया, मिनिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट। जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम हो जाएगा वो ही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। उसके बाद में आगे कुछ अगर पूछ रखा है तो जितनी भी आगे की कैलकुलेशंस हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही होंगी। एक एग्जांपल से समझते हैं जो हमने अब पहले लिया था, उसमें इन्हीं स्टेप्स को लगा के देखते हैं। देखिए यार, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हमने लिखी, केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिए N2 + O2 गिव्स NO2 और इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा, यहाँ पे B2 लगा। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 1 कोफिशिएंट यहाँ पे है। चलिए, अब जो गिवन वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं 2 मोल 3 मोल। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट ही मोल के बारे में दे रखी है, हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास है या कितना अमाउंट इसका बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा होगा। तो पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर दी, स्टेप फर्स्ट हमारी डन है, पहली स्टेप हो गई है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? गिवन मोल्स। अब गिवन मोल्स जैसे इस N2 के लिए कितना है? 2। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना है? 2। अच्छा, नेक्स्ट के लिए O2 के लिए सेम काम करना है, 3 इसका गिवन मोल है, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका? 2 किया तो 3/2 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1.5 आ गया। अब ये रिएक्टेंट है और तो कोई रिएक्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे 2i एक वैल्यू रेशियो की और 1i 1i, तो जिसके लिए, जिस रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम किसके लिए? 2 और 1.5 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू ये है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1.5 है। तो इससे एसोसिएटेड जो रिएक्टेंट होगा, इससे एसोसिएटेड रिएक्टेंट कौन सा है? O2। O2 क्या होगा? इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और NO2 का जो अमाउंट फॉर्म होगा वो भी ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होगा, यानी कि 3 मोल ऑक्सीजन से जितना NO2 बनना चाहिए उतना ही NO2 इस रिएक्शन में बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। और 3 मोल ऑक्सीजन से 3 मोल NO2 फॉर्म होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था। तो फाइनली इस रिएक्शन में 3 मोल NO2 फॉर्म होगा, जो कि 3 मोल ऑक्सीजन से डिसाइड होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही है, इससे और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है 50 किलोग्राम N2 एंड 10 किलोग्राम H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। यहां पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में कौन सा है। पहली बात, एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि अगर रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे अगर मुझे सिर्फ यहां पे नाइट्रोजन की इंफॉर्मेशन दे रखी होती या फिर हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दे रखी होती, तब तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं थी, लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मैं स्टोइकोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, और वो काफी सिंपल है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन यहां पे हमारे पास रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट हुई और इससे क्या बनी भाई? NH3 बनी। और यहां पे हमारे पास दोनों रिएक्शंस के अमाउंट दे दिए, दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट दे दिए। जैसे इस रिएक्शन में हमें दे दिया 50 किलोग्राम, ये N2 है, और 10 किलोग्राम हमारे पास क्या है? H2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें से एक रिएक्टेंट फाइंड करना पड़ेगा जो कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बनेगी? NH3 का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक इनमें से पहले ही फिनिश हो जाएगा। अब कौन सा फिनिश होगा वो हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, वो इन स्टेप्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हमें 3 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। ये कोफिशिएंट लगा दिए जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इनको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मासेस हैं, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे डायरेक्ट ही 3 जीरोज लगा दी, तो ये ग्राम हो गया। और यहाँ 10 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए भी ये कर दिया, तो ये मेरे पास ग्राम में वैल्यूज हो गई।
क्लियर है। अब जो भी वैल्यूज हैं, ये मास की वैल्यूज हमारे पास हैं। मैं इसमें फर्स्ट स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई कि भाई बैलेंस करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिख दिया हमने बैलेंस करके। फिर क्या करना है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। अब हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं, इन गिवन वैल्यूज से हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई ये मास है, मास से मोल कैलकुलेट करना है, तो हमें मोल इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमें पता है। मास हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 50,000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना होता है 28। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10,000 ये वैल्यू है, 10,000 हमने लिखी, 10,000 ये वैल्यू लिखी, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 2। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन की वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.016 होती है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के लिए 2 ही कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये मोल्स की वैल्यूज आ गई, कितनी आई भाई मोल्स, अगर ये 50,000 डिवाइडेड बाई 28 आप करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आती है आपकी 1786, इतनी कुछ वैल्यू आती है। इसी तरह से इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 5000, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5000। ये हमारे पास क्या आ गए भाई, मोल्स आ गए, जो गिवन वैल्यू है उससे मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, यानी कि हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू किसकी, मोल्स के रिएक्टेंट की, जैसे नाइट्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो है 1686 डिवाइडेड बाई जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नाइट्रोजन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किया। इसी तरह से यहाँ पे 5000 है और 5000 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 3 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1786, ये तो 1 से डिवाइड किया तो इतनी ही वैल्यू आ गई, लेकिन इसको अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1666.6, इतना कुछ आ जाएगा, ये इतनी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, ये दो वैल्यूज आई 1786 और एक आई, इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ 1666, तो ये वैल्यू आई। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू से एसोसिएटेड जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है, और मिनिमम वैल्यू से एसोसिएटेड जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इसीलिए इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन हमारे पास इस अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर तो हमें मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा भाई, जो हाइड्रोजन है H2 जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हमने लिमिटिंग रिएजेंट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमारी बारी आती है कि भाई अमाउंट कितना फॉर्म होगा अमोनिया का। तो अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, अब इस 5000 या 50 kg से हम नहीं कैलकुलेशंस करेंगे, अब सारी की सारी कैलकुलेशंस किससे होंगी, इससे होंगी। स्टोइकोमेट्री हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलो मैं इसको, इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिखता हूं और वैल्यूज को एक बार और लिख लेता हूं, जैसे हमने जो लिखी थी वही लिख देता हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हमने रिएक्शन लिखी थी और हमने वैल्यूज लिखी थी, इसकी कितनी है 50 kg, और 50 kg को मैंने मास में कन्वर्ट कर लिया था जो कि 50,000 ग्राम हो जाता है, और इसको 10,000 ग्राम हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास आ गई थी। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट भी आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसका, अब इसकी स्टोइकोमेट्री लिखता हूं, इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है 1 मोल, इसकी 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और अमोनिया जो होगा वो हमारे पास 2 मोल फॉर्म होगा। ये तो हमारी मोल स्टोइकोमेट्री हुई, ठीक है। अब इस मोल स्टोइकोमेट्री को मैं मास स्टोइकोमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करेंगे, देखो मोल इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास ये कर दें हम। तो मोल्स हमारे पास अगर नाइट्रोजन के लिए लिखें तो 1 इंटू, अगर मास स्टोइकोमेट्री में लिखूं तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का 28, तो ये हमारे पास आ गई 28, ठीक है। अब इसके लिए लिखें तो 3 इंटू, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2.016 होता है, मैं 2 ही लिख देता हूं, तो ये आ गई 6,
ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू NH3 का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 1 मान लें तो इसका 3 हो जाएगा, ये 17 हो गया, 17 मान लीजिए, तो ये 24 ग्राम। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस मोल स्टोइकोमेट्री को ही हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है भाई, मास स्टोइकोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो हम यूनिटी मेथड कैसे लगाएं, 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी अमाउंट, प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया। यस, वेरी गुड। यहां पे इसके बाद में हम बात करें कि 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय 6 ग्राम अमोनिया। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें कि कितना है, एक्चुअली क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम हाइड्रोजन से कितना प्रोड्यूस होगा, इसमें डायरेक्ट ही मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हमने लिख दिया 10,000, ये हो गया। अब इससे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 17, ये आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17 और इसके आगे 4 zeros, 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 3। अगर इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 5666.6 ग्राम, या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 56.6 किलोग्राम यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। और यही कैलकुलेशन यहाँ पे हो रखी है सॉल्यूशन में, तो आप देखेंगे कि जो NH3 की अमाउंट है वो 56.1 किलोग्राम आ रहा है, लेकिन हमारी वैल्यू 56.6 आ रहा है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया है वो 2.016 लिया है, जबकि हमने हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया था वो 2 किया था। अगर आप एग्जैक्टली ये वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और आप अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों ही वैल्यू ठीक है, कोई गलत नहीं है, एकदम ठीक है। और हम लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, डाईहाइड्रोजन होगा, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको आप इसी मेथड से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन इन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।